जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सुनिएगा बच्चों गौर से बात। ये जो हमारा लेक्चर है इसमें इधर सुने भी, दानिश सुनो, दानिश हाथ छोड़ देना, बात सुनो गौर से बच्चों। ये जो अभी जो पार्ट बनवा रहा हूँ ना, साथ भाई प्लीज चुप हो जाएं, मोहतरम प्लीज मेरी गुजारिश भी सुन लें प्लीज। जी अब मेरे प्यारे भाई इधर देखो, इधर बस करो ना यार, मान भी लेते हैं ना, कभी तो बात मान लो यार। जी मैं बात भूल जाऊंगा, फायदा होगा कोई? अब मेरी बात सुने बच्चों। अब जो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे थोड़ी सी बात करने लगा हूं प्यारे भाई, मेरी बात गौर से सुनना। ये मैं थोड़ी तसल्लिया करूंगा थ्योरेटिकल पोर्शन में, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, डन है ना मेरे प्यारे भाई? अच्छा, उसके अलावा जो आपके एमसीक्यूज हैं प्यारे भाई, आपके 38 के हो गए हैं 41, वो देखते हैं अभी हो गए तो ठीक है, नहीं तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जब मैं करवाऊंगा वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। डन। इक्विटी के एमसीक्यूज भी आपको देने हैं, कैश फ्लोज के भी एमसीक्यूज आपको देने हैं, डन है ना मेरे प्यारे भाई? अच्छा, उसके बाद जालेब लिमिटेड वाला क्वेश्चन भी आपको देना है, जालेब लिमिटेड वाला, ये आते जाएंगे इंशाल्लाह, आपके वो लिंक्स बनते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ना फिर एक हम इंशाल्लाह क्लास करेंगे जिसके अंदर अगर कोई चीज रह गई तो वो इंशाल्लाह बात आपसे हम कर लेंगे उस लेक्चर में। उस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपकी ना एक दफा रिवीजन सी करवा दूं, जो अहम जो क्या उसका नाम है, पास पेपर की ट्रांजेक्शन्स बार बार आ रही हैं, उनको एक दफा रिवाइज करवा दूं। आइए 16 से शुरू करेंगे और एंड पे जाके बच्चों वॉल्यूम 2 का आखिरी टॉपिक तक उधर इंशाल्लाह ब्रेक लगा देंगे। डन मेरे प्यारे भाई? लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस कर लो, खुद जरा चीजों को देख लो एक दफा 2-4 दिन। डन मेरे प्यारे भाई? वो क्लास अभी नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे, वो ऑनलाइन वालों आपको मेरे चैनल में बता दूंगा। अभी इस पार्ट के बाद ना 3-4 पार्ट्स आपके ऐड होंगे, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते रहेंगे 3-4। एक तो एमसीक्यूज वाले, जालेब लिमिटेड वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ठीक है? ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो जो ऐड करना हुआ वो नॉर्मली मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा चीजें नहीं होंगी, वो आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। सिलेबस आपका कवर है, तसल्ली के लिए कुछ चीजें अगर ऐड करनी हुई थोड़ी बहुत तो वो आपको मेरे चैनल में बता दूंगा। डन मेरे प्यारे भाई? गुडविल की कैलकुलेशन एक छोटा सा पॉइंट है, वो आपसे मैं इंशाल्लाह 10-15 मिनट के लेक्चर की में वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। डन जी। आप इधर आए जी, मैं एक दफा IAS 38 की थ्योरी पे आ रहा हूं बच्चों, IAS 38 की थ्योरी पे तसल्ली करनी है बस, मैंने तसल्ली करनी है बस। अच्छा, जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है आपने सिर्फ वो पढ़नी है। अगर कोई थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई आपने पढ़ना, बस ट्रस्ट करना है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? जी शाबाश। आ जाए इधर प्यारे भाई, ये बातें हमने कर ली थी बच्चों, ये बातें हमने कर ली थी। ये जितना मैंने पढ़ाया था सिर्फ उतना पढ़ना है आपने, जितना मेरे चांद मैंने पढ़ाया था आपने सिर्फ, ये मेरे चांद सिर्फ उतना पढ़ना है। डन। IAS 38 नॉट अप्लाई, ये मैंने लिखवाया होगा आपको ये बातें, ये देख लें अपनी किताब खोलने में शक आप। डेफर टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लीज हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपने एक दफा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफा इसको पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना, एक नजर देखना है। इसमें से एमसीक्यूज उम्मीद है नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट है ना, इसका मैंने आपको कहा मैं 10-12 मिनट में ये थोड़ा छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये गुडविल कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें ठीक हैं, सारी बातें ठीक हैं प्यारे भाई। ये कंट्रोल, ये मैंने बताया था आपको कंट्रोल का मतलब क्या है, किसी चीज से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर आप ले सकते हैं तो। डन। ये लिस्ट आपने लाजमी आपको पढ़ाई थी, कस्टमर लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग, इससे बच्चों कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना, याद है ना, ये बातें लिखी हुई हैं आपने। अच्छा जी, इधर से पढ़ने की जरूरत बोलो नहीं है, जितना पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ेंगे। आ जाए, आ जाए नीचे, आ जाए नीचे, आ जाए, आ जाए भाई नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ बच्चों, जितना पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ना है जी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये बच्चों लाजमी पढ़ के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों? ये एग्जाम्पल में से पॉइंट्स उठाता है वो, याद है बच्चों? रिसर्च वाली, डेवलपमेंट वाली एग्जाम्पल्स, सॉरी, बल्कि ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है बच्चों? वेरी सर याद करना है बच्चों, याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट, मतलब मेन मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर थ्योरेटिकल आया, अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन आया तो क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा। डन है बच्चों? अच्छा मेरी बात सुन लें, इसमें भी ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3-4 तरह के आते हैं। डन। एक तो है प्यारे दोस्तों, वो आपसे पूछता है जी रिसर्च कॉस्ट है या डेवलपमेंट। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, वो खुद बताता है कि जी अब हमने डेवलपमेंट वाला खर्चा कर लिया, अब इससे ऑनवर्ड्स बात शुरू करता है। अब आपने पहली बातें नहीं बतानी, किताबों में तब रिकॉर्ड करेंगे जब प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमी, ये बातें नहीं करनी। अब आपने कहना हम डेवलपमेंट एक्सपेंस को तब कैपिटलाइज करेंगे, तब डेवलपमेंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे जब ये क्राइटेरिया, ये थ्योरेटिकल बातें हमने की हैं। और जो मैंने आपसे कमिटमेंट की कि मैं दोबारा एक दफा इंशाल्लाह सारी चीजें गो थ्रू करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा भी इंशाल्लाह ये सारी बातें। डन।
अभी मैं सिर्फ तसल्लियां कर रहा हूं यार, आप जरा कॉन्फिडेंस में आ जाएं। ये एग्जांपल आपने लाजमी मेरे प्यारे भाई पढ़ लेनी है, किसकी? डेवलपमेंट की। डन? डन है बच्चों जी। कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, ये आपको पता है बच्चों, इंटरनली जनरेटेड एसेट जो है इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपने क्या क्या लिखने हैं बच्चों? इंटरनली जनरेटेड एसेट अगर क्राइटेरिया मीट कर गया ये वाला तो आप उसे रिकॉर्ड कर देंगे। इसमें एक्सेप्शन भी है, क्या है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई, ये वाला प्रोहिबिशन, ये गुडविल इंटरनली जनरेटेड, ये मेथड्स, पब्लिशिंग लिस्ट, याद है बच्चों? लो प्यारे भाई। अच्छा जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये एक दफा लाजमी पढ़ लीजिएगा 5.4 जी। बाकी जो पढ़ाया है वो ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है जी। बच्चों इसमें आए, कहता जी मेजरमेंट, ये बच्चों आपको इनिशियल रिकॉग्निशन, ये आपको पता है ना बच्चों, इनिशियल रिकॉग्निशन, कॉस्ट मॉडल भी, रिवैल्यूएशन मॉडल भी बच्चों, ये मेरा ख्याल है पढ़ने की जरूरत है आपको नहीं, मैंने इसके पॉइंट्स लिखवाए थे IS 38 में। बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल लगेगा ही तब जब उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। और एक छोटी सी बात और, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है, भाई आपने रिवैल्यूएशन में तो खैर बात करने की जरूरत ही नहीं है, कॉस्ट मॉडल है तो अमोर्टाइजेशन तो आनी है, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे क्या है प्यारे भाई, रिवैल्यूएशन मॉडल। जब आप ना मेरे प्यारे भाई रेजिडुअल वैल्यू को आपने माइनस तब करना है जब उस चीज की मार्केट एग्जिस्ट, अदरवाइज रेजिडुअल वैल्यू जीरो कंसीडर करनी है। दी भी हो तो प्यारे भाई उसे क्या करना है? इग्नोर। बच्चों उम्मीद है ये सारी बातें समझ आ रही हैं आपको। डन है प्यारे भाई? लें जी, ये बात इनडेफिनिट अगर लाइफ है प्यारे दोस्तों तो आप फिर उसको अमोर्टाइज नहीं करते। डन है प्यारे भाई? लेकिन उस पर एनुअली आप इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। डन? अच्छा, कुछ इस तरह के सवाल भी हमने मेरे प्यारे भाई किए थे। एसेट की लाइफ है 10 साल, कितनी जी, लेकिन जब आप वैल्यू इन यूज निकालने लगे तो उसने कहा जी सिर्फ अब 3 साल रह गए हैं, तो अब आपने ये चेंज इन एस्टिमेट भी करना है जी। काबिल लिमिटेड वाला क्वेश्चन याद है मेरे प्यारे भाई जी? जब रिवीजन करवाऊंगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है मैं इस पे बात करूंगा। डन जी, इन क्वेश्चंस पे। दूसरा, आपके पास रिवीजन लेक्चर्स है ना? रिवीजन लेक्चर्स नहीं है तो आपको बस प्रोवाइड कर देंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह। आपने वो रिवीजन लेक्चर्स लेना है, फिर क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई, आपने अपने स्टैंडर्ड की रिवीजन की तरफ जाना है। मिसाल के तौर पे आपने IAS 20 रिवाइज करना, पहले आप रिवीजन लेक्चर लोगे, अपने नोट्स जो आपको उर्दू में लिखवाए वो रिवाइज करोगे, फिर आपने उसके रिवीजन की तरफ जाना है। डन? डन मेरे प्यारे भाई? डन? और जो आपके साथ थोड़े दिनों में रिवीजन प्लान शेयर किया जाएगा, अभी तो पास पेपर के क्वेश्चन तो करो ना, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन तो करो ना जो जो करवाए हैं। जब रिवीजन प्लान शेयर किया जाएगा, थ्योरी सिर्फ वो पढ़नी है जो मैं आपको कहूंगा, वो आप लिख के दे दूंगा ना। 5.3 पढ़ना, 5.4 पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, और MCQs भी वही करने जो आपसे इंशाल्लाह कहे जाएंगे। डन मेरे प्यारे भाई? इंशाल्लाह जी। कहता नहीं था रेजिडुअल वैल्यू 0 लेनी है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे भाई? इंपॉर्टेंट। आगे आ जाए बच्चों, डिस्पोजल पढ़ने की जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट वाली बातें याद है बच्चों? ये लफ्ज लाजमी पढ़ने, एक्सटर्नल एक्सेस, इंटरनल एक्सेस, ये लाजमी पढ़ लेना। अच्छा, उसके बाद बच्चों सिक 32, ये वाला लाजमी पढ़ लेना है। पढ़ लेंगे मेरे प्यारे भाई? पढ़ लोगे प्यारे भाई जी? और पढ़ लोगे? अच्छा जी, ये जो है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये डेवलपमेंट वाला, ये लाजमी एक दफा आपने देख लेनी है बातें। डन मेरे प्यारे भाई? अच्छा, आगे आ जाए बच्चों, आगे आ जाए। अच्छा, इसके डिस्क्लोजर्स पे बात करता, किस पे बात करता है प्यारे भाई? आपने इंटेंजिबल का नोट बनाया ना प्यारे भाई? इंटेंजिबल का नोट बनाना सीखा ना जी? कहता जी क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, एक दफा देख लीजिएगा क्लास में क्या क्या आता है बच्चों। जनरल डिस्क्लोजर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है। आप उसमें उसका बताते हैं जी कि यूजफुल लाइफ कितनी है, आप बताते हैं प्यारे दोस्तों मेथड कौन सा है, आप बताते हैं जी मॉडल कौन सा है, कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन, फिर आप रिकंसिलिएशन बनाते हैं। ये बातें मेरा ख्याल आपको पढ़ने की जरूरत मेरे चांद नहीं है। इंपेयरमेंट आई तो वो भी आप बता देंगे। कहता जी डिस्क्लोजर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अच्छा जी, बस एक नजर आपने MCQs के लिए पढ़ना है। ऑल्सो डिस्क्लोज इंटेंजिबल एसेट असेस्ड एज हैविंग इंडेफिनिट लाइफ। कहता जी द कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट एसेट एंड द रीजन सपोर्टिंग द असेसमेंट। कहता अगर किसी एसेट की लाइफ इनडेफिनिट है, क्या है बच्चों, तो आपको उसकी कैरिंग वैल्यू बतानी चाहिए। और प्यारे दोस्तों साथ आपने ये भी लिखना है कि असेसमेंट बेसिस क्या है इसकी इनडेफिनिट लाइफ की। डन? न्यूमेरिकल अथॉरिटी, थ्योरेटिकल जो है ना प्यारे भाई आपसे नहीं लिखवाएगा, MCQs के लिए आपको पता होना चाहिए बस। डन मेरे प्यारे भाई जी? कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड रिमेनिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट दैट इज मटेरियल टू द
कहता बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स में से अगर प्यारे दोस्तों कोई ऐसा एसेट है इंटेंजिबल जो कि मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, क्या है, उसको फिर आपको ना सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कर देंगे मेरे प्यारे भाई, ये लाजमी एक दफा एमसीक्यू के लिए देख लेना। डन प्यारे भाई। आगे, इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगर कोई आपने इंटेंजिबल एसेट लिया और गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो वो भी आपने बता देना है भाई। वो तो वैसे भी गवर्नमेंट ग्रांट में भी तो हमने पढ़ा था ना, अगर कोई ग्रांट मिली तो उसका नोट आपने नोट्स अंग्रेजी में लिखना होता है। डन है ना। एग्जिस्टेंस एंड कैरिंग अमाउंट, कहता जी ये आपको याद होगा, ये डिस्क्लोजर में हमने ये दोनों बातें पढ़ी थी IAS 16 में भी। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स हैं, क्या मतलब, आपने कोई एसेट गिरवी रखवाया हुआ, बच्चों बैंक लोन लिया और एसेट गिरवी रखवा दिया, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स हैं, या फिर प्यारे दोस्तों आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2 साल के बाद आपसे मैंने क्या उसका नाम है लाइसेंस लेना है, या प्यारे दोस्तों आपसे सॉफ्टवेयर लेना, तो कॉन्ट्रेक्चुअली कमिट कर लिया ना बच्चों फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल, तो वो भी आपने उसका डिस्क्लोजर देना है बच्चों। ये अगर टाइटल रिस्ट्रिक्टेड, जो मैंने पहले एग्जांपल दी, कोई गिरवी आपने अगर एसेट रखवाया भाई, इसकी भी आपने डिस्क्लोजर में ये लिख देना है। डन मेरे प्यारे भाई। और लिख दोगे, ये एमसीक्यूज के लिए लाजमी आपने एक दफा देख लेनी है 4-5 बातें। इंटेंजिबल एसेट, कहता जी यार ये तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं है ना, ये IAS 16 वाली बातें, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन वाली, और ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरे प्यारे भाई, कहता एंटिटी डिस्क्लोज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहता जी जितना आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया, या जितना क्या उसका नाम है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। क्या होता है प्यारे दोस्तों, टोटल में से जितना कैपिटल एक्सपेंस बनाया, या प्यारे दोस्तों जितना आपने रिसर्च में, कहता उसका डिस्क्लोजर दे दें। क्या करते हैं बच्चों, बोलो ना। कहता रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कंप्राइज ऑल एक्सपेंडिचर दैट डायरेक्ट, ये कोई इतनी अहम बात नहीं, बट ठीक है प्यारे भाई, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। अच्छा इधर आए प्यारे भाई, सॉल्विंग थ्योरी क्वेश्चंस। अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्यारे भाई, तो इसको आप ना एक दफा क्रैम कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, इनिशियल रिकग्निशन, ये वाली बातें लिखनी होती हैं। अगर आपसे पूछे जी एसेट इसको रिकॉर्ड भी करना है कि नहीं, तो ये बातें लिख देंगे। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, प्यारे दोस्तों कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब ये लफ्ज लिखे हैं, ये वाली कॉस्ट क्या होती है, बोलो कैपिटलाइज होती हैं। आपको याद है, अगर इंटेंजिबल को बनाने के लिए कोई इंटेंजिबल को बनाने के लिए बच्चों की फॉर्मूला वगैरह, भाई उसके लिए आपको किसी टेंजिबल एसेट की जरूरत पड़ी, उसकी जो उसको नहीं, उसकी डेप्रिसिएशन को, किसको, अभी तो हमने एमसीक्यूज भी किया था भाई दी, वो 60,000 का एसेट था, उसकी मेरा ख्याल है पता नहीं 4 साल लाइफ थी शायद। डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइज करना है इंटेंजिबल की कॉस्ट में। अच्छा आगे जी, अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट। प्यारे दोस्तों ये आपने दो, अगर तो डेफिनेट या फिनिट लाइफ है जी, और अगर इनडेफिनेट लाइफ है तो 2-3 दफा पढ़ लेना। डन प्यारे दोस्तों। इसको मेजरमेंट मॉडल दी IAS 38 परमिट्स, ये 1-2 दफा पढ़ लेना। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है प्यारे भाई जी। इसको आपने, चलो इसको तो क्रैम करना, बाकी सबको आपने 3 to कितने टाइम पढ़ना है, 4 टाइम्स। ठीक है मेरे प्यारे भाई। IAS 38 की थ्योरी में थोड़ा सा मसला होता है बच्चों को। अच्छा आगे आ जाए मेरे प्यारे भाई, किस पर, आप IAS 1 पे। IAS 1 की थ्योरी में तो मेरा ख्याल हमने कोई बात छोड़ी नहीं है। IAS 1 की थ्योरी में मेरा ख्याल है हमने कोई बात मेरे प्यारे भाई छोड़ी नहीं है। इधर आ जाए बच्चों, ये IAS 1 पे नहीं आया, सॉरी, मैं चेंजेस इन इक्विटी की थ्योरी नहीं लगाई इसने, चेंजेस इन इक्विटी की थ्योरी, इसमें तो मेरा ख्याल हमने कोई बात नहीं छोड़ी। याद है बच्चों, चेंजेस इन IAS 8 में भी हमने सारा कुछ पढ़ लिया। एक दफा कैश फ्लोज की थ्योरी में आना चाह रहा हूं मैं, कैश फ्लोज की थ्योरी में आना चाह रहा हूं भाई, मुझे किताब दे दो, या एनपीओ की थ्योरी में आ जाते हैं। एनपीओ की ये सारी थ्योरी हमने पढ़ी, जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ना है। ये बातें नहीं मैंने आपको लंबी चौड़ी पढ़ाई, याद है आपको, एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करवाई थी, लंबी चौड़ी बातें नहीं आपको मेरे प्यारे भाई मैंने बताई। डन। अच्छा उसके बाद ये कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीवेबल, अगर आपको लगता है कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हो जाएगा तो यानी फ्यूचर में जाके तो रिसीवेबल की एंट्री आज कर लो, जो बातें पढ़ाई सिर्फ वो पढ़ना है बच्चों। अच्छा एक बात शायद मैंने आपको बताई है कि नहीं, अब मुझे याद नहीं, आप मुझे बताएं बच्चों जी। ये मैंने फंड रेजिंग इवेंट्स के बारे में आपको बताया था, ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करना, नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करना। प्रिंसिपली अगर आप एक्ट कर रहे हैं, और अगर प्रिंसिपली एक्ट नहीं कर रहे, ये किताब ओपन करें ना, किताब ओपन करें, शाबाश किताब ओपन करें बच्चों। पेज नंबर होगा प्यारे भाई 864, मेरा ख्याल है मैंने बताया है। नहीं, ये नहीं बताया मैंने फंड रेजिंग इवेंट्स, नहीं। अच्छा आप सुन लें भाई, सुन लें भाई, इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर देखें,
कभी कभार ऐसा होता है फंड रेजिंग इवेंट है, क्या है प्यारे भाई, हमारे इधर इधर देखो भाई दानिश, फंड रेजिंग इवेंट है प्यारे भाई, उस इवेंट से प्यारे भाई इनकम आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, और कुछ एक्सपेंस हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो ट्रायल में आने वाली इनकम और एक्सपेंस है उनको अलग अलग लिखना या नेट कर देना। मिसाल के तौर पे 10 की इनकम है और 6 के एक्सपेंस है। अब क्वेश्चन ये है इनको अलग अलग, एनपीओ के अंदर इनकम को अलग लिखना, फंड रेजिंग इवेंट वाली इनकम और फंड रेजिंग एक्सपेंसेस अलग अलग लिखना, या बस इन सब को कट करके नेट से आप क्या कर दो बच्चों, इनकम लिख दो। अब ये क्वेश्चन है प्यारे भाई, इसके लिए ये छोटी सी बात पढ़ लें। इवेंट्स क्या था, एनपीओ इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल, और दूसरा एनपीओ इज नॉट एक्टिंग एज, अगर तो एक्टिंग प्रिंसिपल तो प्यारे दोस्तों इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, इसका मतलब है एनपीओ खुद इन्वॉल्व है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2-3 नंबर का या एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है बच्चों। अगर तो एनपीओ खुद वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, कहता जी बेयर द रिस्क, यानी रिस्क उनका है, अगर इवेंट कामयाब ना हुआ ये वो सारा रिस्क इनका, नुकसान इनका होगा। कहता रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑन ग्रॉस बेसिस। अगर तो प्यारे भाई प्रिंसिपली एक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, अगर तो एनपीओ प्रिंसिपली एक्ट कर रही है प्यारे दोस्तों, तो फिर आप बोलो शाबाश, इनकम को अलग रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंसेस को, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। और अगर प्यारे दोस्तों नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, बियर नो रिस्क, कहता जी, या फिर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जिस तरह हम क्वेश्चन करते थे नेट बेसिस पे, आपको याद होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता था, साइलेंट। क्या होता था, अगर तो खुद लिख दे कि एनपीओ प्रिंसिपल एक्ट कर रही है, या जी इवेंट खुद ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इसका मतलब है इनकम अलग और एक्सपेंसेस अलग। यानी ये कहना चाह रहा हूं इनकम प्यारे दोस्तों 10 की आएगी और एक्सपेंसेस कितने से आ रहे होंगे, बोलो शाबाश 6 रुपए से। डन। और प्यारे दोस्तों अगर 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 प्रिंसिपल एक्ट नहीं कर रहे, यानी बाहर से लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, डन, और जी क्या उसका नाम है, एनपीओ कहा जी जितनी नेट रिसीट्स होंगी आपके हवाले कर देंगे। आज प्यारे दोस्तों आपको इनकम एंड एक्सपेंस को सेपरेटली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ द इवेंट ऑन, बोलो शाबाश, नेट बेसिस। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? और डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है यार, इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाएं ना मेरे प्यारे भाई, और उनको मैसेज करूंगा पानी तो ला दें यार, पानी भी नहीं रखा हुआ आज जी। बच्चों ये एग्जांपल्स आपने इंशाल्लाह खुद देख लेनी है, देख लेंगे प्यारे भाई, या मैं करवा दूं। एनपीओ यूजेस आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट टू कंडक्ट द टेलीथॉन, ये मैंने पढ़ाया था ये वाली एग्जांपल्स। क्या था जी, एंड एनपीओज ओन स्टाफ एंड वॉलंटियर्स इन द टेलीथॉन एंड द अदर एक्टिविटीज। भाई जो बच्चे खुद इन्वॉल्व हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, बोलो ना भाई, ये इवेंट के अंदर खुद क्या है, बोलो शाबाश, इन्वॉल्व है। क्या है प्यारे दोस्तों, तो अब मुझे बताएं प्यारे दोस्तों, एनपीओ यूज आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट, ठीक है ठीक है। क्या था जी ये सारी बातें, कहता टोटल, कहता सिंपल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग द फी, कहता आपने सेपरेटली रिकॉर्ड करनी है। क्या करनी है, बोलो शाबाश भाई। वो बाहर से एक सेलिब्रिटी आएगी, लेकिन उसको बुलाने के अंदर एनपीओ ने सारा काम किया, रेंज फंड, क्या उसका नाम है बच्चों, सारा इवेंट मैनेज किसने किया, एनपीओ ने। डन। आगे इधर कहता जी एनपीओ एक्टिवली एंगेज इन हेल्पिंग कम्युनिटीज, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन्होंने बच्चों क्या उसका नाम है इवेंट अरेंज किया, तो बाकी जो पैसे बचे वो सिर्फ एनपीओ को जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है, बोलो शाबाश, एनपीओ इज नॉट द प्रिंसिपल। अब आपने क्वेश्चन में थ्योरी में जवाब क्या देना, प्यारे दोस्तों अगर तो प्रिंसिपली एक्ट करते हैं, ये लफ्ज लिखना है प्रिंसिपली एक्ट करने का और नॉट प्रिंसिपली एक्ट करने का। डन मेरे प्यारे भाई, ये लिखना है, क्या करना है जी। और फिर आपने कहना अगर तो प्रिंसिपली एक्ट कर रहे हैं तो बोलो शाबाश, बोलो शाबाश जी, तो फिर अलग, तो फिर ग्रॉस अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंस, और अगर प्रिंसिपली एक्ट नहीं कर रहे तो नेट बेसिस। ये हमने सारी एग्जांपल्स कर ली थी बच्चों, ये थ्योरेटिकल भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि जी आपने ये वाली बात, टू डिस्ट्रीब्यूटेड नो चार्ज और नॉमिनल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल भी, ये थ्योरेटिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है बच्चों, कर लोगे ना। फिर आपने लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करना है कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन डन जी बच्चों। अच्छा बट ठीक है, आगे आगे मेरा ख्याल है पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। कलेक्शन लाजमी देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है बच्चों। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या था जी ये पेज नंबर आए बच्चों 867, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अंडर फंड अकाउंटिंग। लैंड नॉर्मली हैज एन अनलिमिटेड लाइफ एंड वुड नॉट बी
डेप्रिशिएटेड। याद है बच्चों आपको? When a fund basis of reporting is used, लेकिन जब कौन सी वाली बेसिस यूज हो रही है, बोलो शाबाश, जब फंड अकाउंटिंग इस्तेमाल हो रही हो, द चॉइस ऑफ द फंड और फंड्स टू विच डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड बी चार्ज वुड बी बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग द मोस्ट मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। अब बात सुन लें बच्चों, क्या था आपको पता होगा जी, लैंड ये जो डेप्रिशिएट बोलो शाबाश नहीं होती, सही है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, लेकिन क्या उसका नाम है? अगर वो खुद कह दे, जिस तरह वो लीज होल्ड लैंड वाली इस तरह की बातें, तो फिर आपको याद है ना, आप कर लेंगे, याद है ना बच्चों? अगर वो खुद कह दे फिर पंगा हमने एग्जामिनर के साथ बोलो शाबाश नहीं करना। डन। एक दफा रिवाइज करवा देता हूं बच्चों, आपको याद होगा जब कंट्रीब्यूशन आता है तो 2-3 ट्रीटमेंट होते हैं बच्चों। अगर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है तो कैश, डेबिट और डेफर्ड यानी ग्रांट IAS 20 में इधर लायबिलिटी में ले जाएंगे। डन। और जैसे जैसे आप शर्तें पूरी करते जाएंगे, लायबिलिटी, डेबिट और इनकम, क्रेडिट। डन। ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। अगर कोई शर्त नहीं है तो कैश, डेबिट, कंट्रीब्यूशन सीधा यानी डोनेशन इनकम में ले जाएंगे। और अगर प्यारे दोस्तों इस तरह है, जरा गौर से सुनना, जिस तरह हमने फंड अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, हमने वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाला क्वेश्चन भी किया था प्यारे भाई। अगर वो कहते आपसे हमने कोई फंड बनाया और जी ये कंट्रीब्यूशन उस फंड में जाएगी, तो आपने कहना जी, आपने कहना प्यारे दोस्तों कैश, डेबिट और फंड बोलो शाबाश क्रेडिट। और अगर गलती से हमने इनकम में ले गए हैं, एनपीओ में इनकम में ले गए, तो अब आपने कंट्रीब्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ना वो डेबिट करना और फंड को क्या कर देना, बोलो बढ़ा देना। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ, याद है बच्चों? और याद है ना, मेहताब वाला क्वेश्चन भी किया था इसके लिए। अच्छा जी, ये प्यारे दोस्तों आपने एक नजर थ्योरेटिकली पढ़ लेना है। इसमें भी आप फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, इधर इक्विटी नहीं होता, नेट एसेट है, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं। डन है प्यारे दोस्तों। अंडर द डेफरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस आर एक्यूमुलेटेड इन द नेट, कहता है एंडोमेंट फंड को आपने नेट एसेट्स में लेना है। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड आर रिफ्लेक्टेड, कहता जी आपने इंटरनली वो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नहीं लगाए होते बच्चों रिस्ट्रिक्शंस, वो भी इधर आएंगी। कहता जी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड जो है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है, डेफर्ड का मतलब लायबिलिटी में। कहां प्यारे दोस्तों? उम्मीद है बात समझ आ गई है। डन। और यार बोलो तो सही। और बच्चों ठीक है जी प्यारे भाई, बिल्कुल। अगर वो आपसे कह दे एनपीओ में आपने प्रॉफिट एंड लॉस, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय नेचर, बाय ऑब्जेक्ट की बेस पे एक्सपेंसेस को लेके जाना, तो ये अगर बाय फंक्शन कह दे, याद है ना जी, यहां बाय प्रोग्राम, ये अब छोड़े बस, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ आ गई हैं। डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है बच्चों? डन बच्चों, ठीक है। अच्छा, एनपीओ हो गया। IAS 1 में तो आ जाए बच्चों, IAS 1 की थ्योरी में आ जाए प्यारे दोस्तों, इधर आ जाए। इधर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस का मतलब होता है जी इसका यूज जो है ना हर एक के लिए है, जोन सा मर्जी बनता है इसको इस्तेमाल कर ले। डन मेरे प्यारे भाई, जनरल पर्पस। अच्छा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, क्या था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स एंड इंटरप्रिटेशन इशूड बाय IASB, पढ़ा था ना बच्चों हमने। दे कंप्राइजेस, अब इसमें क्या कुछ होगा IFRS में? IFRS खुद होगा बच्चों, IAS होंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इफ्रिक के बारे में मैंने आपको बात बताई थी बच्चों, इफ्रिक के बारे में। अगर इंटरप्रिटेशंस, अगर क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, इसको मजीद आपने एलेबोरेट करना तो वो सिक में, या किधर जाएगा, इफ्रिक में। अगर कुछ चेंज वगैरह करनी तो स्टैंडर्ड अब दोबारा नहीं इशू होगा, बल्कि प्यारे दोस्तों अगर किसी स्टैंडर्ड में अगर IAS 23 में कुछ चेंज आनी है तो इफ्रिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों जी? यहां सिक आ जाएगा। डन। सिक 32 पढ़ा था ना। आगे बच्चों कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कुछ आएगा, बस ठीक है ठीक है ठीक है। ये बातें आपको पहले ही पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, छोड़ दें भाई। एक ऑथोराइज कैपिटल होता है, ये बताया था ना मैंने, ऑथोराइज कैपिटल। एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है ऑथोराइज। ऑथोराइज क्या होता है जी? इतनी इजाजत है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, यानी आपके पास इजाजत है 10,000 शेयर इशू करने की, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय ए की पार वैल्यू कितनी है, तो बच्चों 1 लाख बना। कितना बना मेरे प्यारे भाई? ये ऑथोराइज है। अब आपने इशू कितने किए हैं प्यारे दोस्तों, वो एक अलग बात है। डन। डन जी। कभी भी आपका इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल ऑथोराइज से ज्यादा नहीं होता। वाई शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, बच्चों ये सारी बातें हमने इक्विटी में पढ़नी थी, दोबारा पढ़ने की जरूरत, ये डिविडेंड शिविडेंड सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्यारे भाई जी। ये डिविडेंड डिस्कशन एक दफा देख लीजिएगा। डिविडेंड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेट व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट, ये लाजमी एक दफा देख लीजिएगा। इफ नथिंग इज मेंशन, बोनस शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम, कहता अगर कुछ नहीं लिखा, इफ नथिंग इज मेंशन, एज्यूम बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम
ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस के लिए है। लेकिन इक्विटी में हमने क्या पढ़ा था, बोलो, बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होगी, शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। इधर कह रहे हैं इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन क्या होगा, बोलो शाबाश। आप इस लाइन को काट ही दें, बस ये लाइन है ही नहीं, बस वो वरना कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ये लाइन काट दें बच्चों। हम अपनी सिंपल एंट्री करेंगे बोनस शेयर्स की। बच्चों बोनस शेयर डेबिट, सॉरी शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर शेयर प्रीमियम नहीं है और क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे। डन। इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ये अहम बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई। इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट का मतलब है प्यारे भाई हमारे साल के बाद में जाके, बट बिफोर ऑथोराइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरी बात सुन ले बच्चों, प्लीज बात सुने भाई। 2025 का डिविडेंड फाइनल किस साल में जाके आएगा, बताएं ना, 2026 में आएगा ना, वो भी जब अकाउंट्स फाइनल होंगे। इसका इंपैक्ट किस साल में आएगा, 26 में। लेकिन अगर आपने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इशू नहीं किया, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी नहीं, यानी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंची और डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो भाई इंपैक्ट तो 26 में आएगा। लेकिन कहता 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी लोगों के पास नहीं गई ना, इंपैक्ट ना लो, नंबर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं कहता, लेकिन डिस्क्लोज कर दो कि हमने 2025 का डिविडेंड दिया है। डन है ना। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। किसके लिए प्यारे दोस्तों, कहता जी इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन इट इज डिस्क्लोज टुगेदर विद द अमाउंट पर शेयर इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच इट रिलेट्स। डन मेरे प्यारे भाई, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 का फाइनल डिविडेंड किधर जाके आएगा, 2026 में। किधर आएगा प्यारे दोस्तों, इंपैक्ट इसका न्यूमेरिकली कहां आएगा, बोलो शाबाश, 26 में। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं की और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो भाई इसको 2025 में डिस्क्लोज कर दें, 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। भाई लॉजिकल लग रहा है ना आपको ये वाला पॉइंट जी। डिविडेंड इज एडजस्टेड अगेन, बड़ी बात बताई। इफ नेचर ऑफ डिविडेंड मींस फाइनल और इंटरिम इज नॉट गिवन, एज्यूम बच्चों हमेशा, ये आपको पता ही है वो इक्विटी में, इफ द टाइप ऑफ डिविडेंड मीन कैश और बोनस इज नॉट अवेलेबल, एज्यूम, याद है ना, अगर कोई अमाउंट दी है तो फिर, अच्छा उम्मीद है बात समझ आ गई। ये बात हमने पढ़ ली थी बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 पढ़ लिया था। डन, ये आपको पहले ही पता है। रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है प्यारे भाई, जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, बोलो मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होती है बच्चों, मटीरियलिटी कहते हैं जी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से, जिसका लिखना, जिसका ओमिट करना, ना लिखना, गलत लिखना, स्टेक होल्डर्स के डिसीजन को अफेक्ट करे। हर वो चीज बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मटेरियल है जिसका लिखना, गायब करना, ओमिट करना, गलत लिखना, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को क्या करे प्यारे भाई, अफेक्ट करे। उसे क्या कहते हैं, बोलो शाबाश, मटीरियलिटी। इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ ओमिटिंग, गायब करना, गलत लिखना, कहता जी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ, यानी स्टेक होल्डर्स। क्या प्यारे दोस्तों, कहता जी विच प्रोवाइड फॉर, ठीक है। मटीरियलिटी कैन बी ड्यू टू साइज, कहता जी अमाउंट इतनी ज्यादा है, कहता या हो सकता है नेचर, क्या हो गया, बोलो शाबाश, चीज अमाउंट की वजह से भी मटेरियल होती है और प्यारे दोस्तों नेचर की वजह से भी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। अब नेचर की वजह से कैसे मेरे प्यारे भाई मटेरियल होगी, बोलो भाई, किसी ने कहा जी कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है फलां कंपनी में, अगर उसका प्रॉफिट आया, चाहे 10 रुपए ही प्रॉफिट क्यों ना हो, आपका लॉस आ रहा था 20 रुपए का, आपने प्यारे दोस्तों उसे 10 के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। अब दिखने में तो सिर्फ 30 रुपए का मसला है, अमाउंट तो बड़ी कम है, लेकिन बच्चों यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन क्या हो रहा है, बोलो शाबाश, अफेक्ट हो रहा। क्या हो रहा प्यारे दोस्तों जी, तो ये नेचर की वजह से क्या बन गया, बोलो शाबाश, मटीरियल। और ठीक है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है पिछला साल, ये आपको यानी पिछले साल बैलेंस शीट में, आइए शेड के अंदर 2 साल आते हैं कंपैरेटिव में, इक्विटी में और प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल आता है, याद है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन छोड़ें बच्चों। अच्छा जी, फेयर प्रेजेंटेशन, ये बच्चों हमने उधर पढ़ा था ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, याद है इधर पढ़, हाँ, ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर प्रेजेंटेशन जी। कंप्लायंस विद आईएफआरएस, कहता जी एन एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद आईएफआरएस शैल मेक एन एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इन द नोट्स।
कहता जी एन एंटिटी शैल नॉट डिस्क्राइब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंप्लाइंग विद आईएफआरएस अनलेस, कहता अगर एक कंपनी जो है, अगर एक एंटिटी वो कहती मैंने आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, अगर आपने 100% आईएफआरएस को कंप्लाई किया ना, फिर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी हैव कंप्लाइड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएफआरएस। अगर आपने प्यारे दोस्तों किसी बात के अगेंस्ट के हैं आईएफआरएस की, तो फिर आप ये नहीं लिख सकते कि वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, फिर आप लिखेंगे एक्सेप्ट फलाम वाली रिक्वायरमेंट। हमने बाकी सब बातों में आईएफआरएस से क्या किया है, बोलो शाबाश, बोलो ना जी क्या किया, इक्तफा किया। डन प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा बच्चों इंशाल्लाह। अच्छा जी, डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस, ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? डिपार्चर का मतलब है आपने आईएफआरएस से, डिपार्चर का मतलब है कोई बात आईएफआरएस से अगेंस्ट कर दी है जाके। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, आपका लोकल लॉ कुछ और कहता है, पाकिस्तान का लॉ और आईएफआरएस कुछ और कहता है, वैसे ऐसा बहुत कम होता है। तो फिर आईएफआरएस वाले कहते हैं आप अपने लोकल लॉ की बात मान लें, लेकिन नोट लिखें। क्या लिखें प्यारे दोस्तों? इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस मैनेजमेंट माइट कंक्लूड दैट कंप्लायंस विद आईएफआरएस वुड बी मिसलीडिंग। कहता हमारी लोकल कम्युनिटी इससे क्या हो जाएगी, अगर आईएफआरएस की बात को मानना तो मिसगाइड हो जाएगी। सो इट वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता जी तो फिर इससे, अब देखिए ना, आप तो कह रहे हैं हमने आईएफआरएस के मुताबिक स्टेटमेंट बनाई है, लेकिन इस बात को आपने आईएफआरएस की बात को मानना बोलो नहीं है। कहता ये तो मिसलीड हो जाएगा। फिर द एंटिटी डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट इफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायर्स और अदरवाइज डज नॉट प्रोहिबिट। अगर आपका लोकल लॉ कहता है इस बात को ऐसे नहीं लिखना, तो फिर लोकल लॉ की बात मान लेनी है। डन है मेरे प्यारे भाई, ये इजाजत दी है उन्होंने। कहता जी एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज, फिर एंटिटी ने क्या डिस्क्लोज करना है, बस आपने एक दफा एमसीक्यूज के लिए पढ़ लेना है। डन बच्चों, या थ्योरेटिकली 2-3 नंबर का सवाल भी आ सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा। कहता मैनेजमेंट कंक्लूडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। ये डिस्क्लोज करना है आपने, ये एक दफा पढ़ लेंगे बच्चों और पढ़ लोगे। कंप्लाइड विद एप्लीकेबल आईएफआरएस, कहता आपने सारे आईएफआरएस से कंप्लाई किया एक्सेप्ट इस वाले से। डन है मेरे प्यारे भाई। कहता टाइटल ऑफ आईएफआरएस, कहता फिर आपने ना अंग्रेजी में नोट देना, नेचर लिखनी है, बताना है किस वाले स्टैंडर्ड में इख्तलाफ आ रहा है। डन। ये फॉर ईच पीरियड प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द डिपार्चर ऑन ईच लाइन आइटम। कहता जिस जिस लाइन आइटम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आएगा वो भी आपने लिख देनी है। पढ़ लेंगे बच्चे एक दफा, इसको सिर्फ रीड आउट करना है। डन है प्यारे भाई जी। अच्छा जी, मैक्सिमम एक्सटेंट, इसको भी एक दफा, क्या उसका नाम है प्यारे भाई, आपने रीड करना है। क्या करना है, इस बात को भी एक दफा रीड कर लेना, मुश्किल नहीं है, एक दफा बस पढ़ लीजिएगा। गोइंग कंसर्न क्या होता है प्यारे भाई? गोइंग कंसर्न जी, गोइंग कंसर्न प्यारे भाई, अगर आपको लगता है प्यारे दोस्तों कि अगले 1 साल तक कंपनी चलती रहेगी, फिर इसका मतलब है वो क्या है, गोइंग कंसर्न। वो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, याद है जी? नहीं, मैंने नाम नहीं लिया था किसी का भाई, नहीं मैं हैं। अच्छा प्यारे दोस्तों गोइंग कंसर्न में एग्जांपल, अगर आपको एफओए वाली याद हो, अगर आपको लगता है, ओ सॉरी मतलब कि इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था हमारे एक टीचर हैं। पहले बात यह है कि भाई अगर आपको लगता है आपकी जो एंटिटी है वो 12 महीने अगले चलती रहेगी, तो आपको कहते हैं, आप कहेंगे ये गोइंग कंसर्न है। क्या है प्यारे दोस्तों? अगर लगता है कि जी 12 महीने कंपनी नहीं चलेगी, तो फिर नॉट आ गोइंग कंसर्न। तो मैंने आपको एफओए में बच्चों को बताता हूँ, हमारे एक टीचर हैं जी, उन्होंने अपनी वाइफ का जो नंबर है वो गोइंग कंसर्न के नाम से सेव किया हुआ है बच्चों जी। इससे फिर आपको मेरे चांद बात याद रह जाएगी, ठीक है बच्चों? गोइंग कंसर्न ना अगले 12 महीने चलते रहेंगे जी मेरे प्यारे भाई। अगर 1 साल से कम है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो फिर गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं है। डन। अच्छा जी, अच्छा अब जरा सिंपल बात सुनना बच्चों, अब ये सिंपल, ये काट दो, इधर देखें, सिंपल एंटिटी द गोइंग कंसर्न, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और गोइंग कंसर्न। हमने आज तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है किस बेस पे बनाई है? अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न है एंटिटी हमेशा। सर क्या नॉन गोइंग कंसर्न वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें आएंगी? नहीं मेरे प्यारे भाई, अगर आ भी गई तो मैं आपको बताता हूँ, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वैसे ही बनेगी बच्चों। जो बैलेंस शीट है ना मेरे प्यारे भाई, बैलेंस शीट में आप नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटीज लिखते हैं प्यारे भाई, और लिखते हो ना? और बोलो तो सही, और लिखते हो बच्चों? यस लिखते हैं। नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट कब आता है बच्चों? बोलो।
जब प्यारे दोस्तों जब 1 साल से ज्यादा के अरसे पे एंटिटी ने चलना है, यानी एसेट ने 1 साल से ज्यादा का अरसा बेनिफिट देना, लाइबिलिटी 1 साल से ज्यादा के अरसे में जाके बाद पे होनी है। अगर तो बच्चों कंपनी ने 12 महीने चलना ही नहीं है, तो बताएं करंट नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटीज का कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं। तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर एंटिटी नॉट गोइंग कंसर्न है प्यारे दोस्तों, फिर नो कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो शाबाश, फिर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो ना, ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। जितने नॉन करंट एसेट हैं वो इमीडिएटली क्या बन जाएंगे, करंट एसेट, और जितनी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं वो सारी क्या बन जाएंगी, बोलो करंट लाइबिलिटीज। और डन है। कहता जी आपने फिर ये डिस्क्लोज भी करना है, इसको याद करना है आपने। अगर एंटिटी इंपॉर्टेंट, अगर एंटिटी नॉन गोइंग कंसर्न है, आपने इस बात को बताना है, आपने बेसिस बतानी है कि हमने फिर किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। यानी फिर आपको पता है ना, इधर देखें, आपने बताना है, फैक्ट बताना है कि एंटिटी नॉन गोइंग कंसर्न है, ताकि कोई बंदा इन्वेस्टमेंट ना करे। अब प्यारे दोस्तों आपने बताना है कि आपने क्या, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस पे बनाई, मैंने बेसिस बता दी है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। रीजन व्हाई एंटिटी इज नॉट रिगार्ड, रीजन बतानी है कि एंटिटी नॉन गोइंग कंसर्न क्यों है। डन। आगे 12 महीने एंटिटी ने क्यों नहीं चलना। अगर आपको डाउट्स हैं, क्या है प्यारे दोस्तों जी, कहता फिर आपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहले की तरह ही बनानी है। डाउट है कि पता नहीं एंटिटी चलेगी या नहीं, ये कंफर्म है कि अगले 12 महीने नहीं चलना, ये कंफर्म नहीं है, ये डाउट है। तो कहता फिर तो आपने जैसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही बनानी है। बस आपने डिस्क्लोज करना है कि हमें डाउट्स हैं, शायद अगले 12 महीने तक एंटिटी ना चले। डन। तो यार बोलो तो सही जी। बच्चों ये आप कर लेंगे, ये हो जाएगा। बच्चों एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब इफ लाइन आइटम इज नॉट इंडिविजुअली मटीरियल। यार जिस तरह आपको याद है अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज, कहता अगर तो ये क्या उसका नाम है, ये चीजें ना बहुत छोटी थोड़ी अमाउंट से आ रही है, कहता फिर इकट्ठा लिख दो, अदर एक्सपेंस में बहुत सारे एक्सपेंस क्लब कर दो। डन। और डन है जी। ऑफ सेटिंग का मतलब कौन समझाएगा, ऑफ सेटिंग, ऑफ सेटिंग का मतलब है आपने चीजों को आपस में नेट नहीं करना अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय आईएफआरएस। कहता आपने ना बच्चों इधर देखो, आपने एसेट्स को अलग रिकॉर्ड करना है और लायबिलिटीज को, बोलो शाबाश, अलग रिकॉर्ड करना है। डन बच्चों। ये नेट नहीं करना, अगर आप नेट करेंगे तो फिर तो एसेट और लायबिलिटी किताबों में होंगे ही नहीं, बल्कि नेट एसेट सिर्फ इक्विटी शो हो रही होगी। और डन है ना। डन। आपने इनकम को एक्सपेंसेस के साथ क्लब नहीं करना, अगर स्टैंडर्ड खुद कह दे तो फिर ठीक है, अदरवाइज अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करना। डन है बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, बच्चों एमसीक्यू इसके लिए आ सकता है जी। व्हेन एन एंटिटी चेंजेस द एंड ऑफ इट्स रिपोर्टिंग पीरियड एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर और शॉर्टर देन 1 ईयर। एंटिटी कहता एंटिटी का साल है, बच्चों आपने टैक्स में पढ़ा होगा ना, जो आपका टैक्स ईयर है, अगर आपने चेंज करना है, स्पेशल ईयर पे जाना है नॉर्मल से, तो जी ट्रांजिशनल वो 2-3 महीने। अब वो कहना चाह रहे हैं अगर आपने नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, कहता अगर आपने 1 साल से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 महीने 10 महीने बनाना चाह रहे हैं, कहता डिस्क्लोज करें। क्या करें बच्चों, रीजन यूजिंग अ पीरियड अदर देन 1 ईयर। अगर आपने 1 साल से ज्यादा केयर से या 1 साल से कम केयर से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो बच्चों क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। क्या करोगे बच्चों, द फैक्ट दैट अमाउंट्स आर नॉट कम। कहता है ये भी लिखना है आपने। बच्चों ऐसा ना हो लोग बेचारे आपके पिछले 1 साल के नंबर, आपने इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है प्यारे दोस्तों 9 मंथ्स की बेस पे, किस बेस पर, और पिछले साल कंपैरेटिव में पूरे साल के नंबर आ रहे हैं। कहता ये कंपैरिजन वैलिड, वो 9 महीने के नंबर है, 1 साल के। कहता लिखना है कि ये नंबर आपस में बोलो कंपेयर नहीं कर सकते। डन मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये आपको पहले ही पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है बच्चों, ये आपको पहले ही पता है बच्चों सारी बातें। और ठीक है बच्चों, ठीक है जी। ये एक दफा पढ़ लेना बच्चों, ये एसेट्स क्रैम नहीं करने, बस आपने 2-3 दफा पढ़ने हैं, 2-3 टाइम्स। एसेट्स क्या होते हैं बच्चों, जिनसे आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में बेनिफिट मिलना हो। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल होता है बच्चों, अगर कुछ ना बताया हो। होल्ड एसेट प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, आपने एसेट को रखा बेचने की नीयत से, ठीक है बच्चों। यानी आपके पास स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल, वैसे ही आपको क्या उसका नाम, ये स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। कैश वैसे ही इस्तेमाल होता रहता है,
रिसीवेबल से वैसे ही आपको बेनिफिट बच्चों क्या उसका नाम है 7 पैसे आते हैं, 1 साल से ज्यादा का अरसा नहीं होता। ना कुछ बताया हो तो आप करंट एसेट में लेते हैं, डन है ना। एक्सपेक्ट रियलाइज द एसेट विद इन 12 मंथ, बेनिफिट 12 महीने से पहले पहले मिलना है बच्चों, ये कर लोगे इंशाल्लाह ये हो जाएगा। लाइबिलिटीज की भी एक दफा ये बातें पढ़ लेना, इसके पॉइंट्स 3-4 जो हैं जी। उम्मीद है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बातें भी आपको जरूरत नहीं है। एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस ये भी आपको पता है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, मेरा ख्याल है बच्चों वो ठीक है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाली बातें आपके खैर सिलेबस में नहीं है, अगर हुई तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा बच्चों जी। अब मेरी बात सुन ले बच्चों, मेरी बात सुने। जो एमसीक्यूज वाले चैप्टर जो एमसीक्यूज हैं मेरे प्यारे भाई, वो आपसे इंशाल्लाह क्या कर दिए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे। और जालेब लिमिटेड वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास इंशाल्लाह, जालेब लिमिटेड वाला क्वेश्चन आ जाएगा, गुडविल की कैलकुलेशन भी जी। जालेब लिमिटेड वाला तो अभी आ जाएगा ना आपके पास इंशाल्लाह जी जी। जो रिमेनिंग है वो मैं साथ साथ करवाऊंगा ना पोस्ट बैच में, तो उधर से आपको भेजूंगा ना। क्या बात है क्या बात है क्या जी, ठीक है। कंपाइल करके इंशाल्लाह दानिश ही कर लेगा, कंपाइल करके भी भेज देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। अभी ये लिंक्स आ जाएंगे आपके पास इंशाल्लाह। और इसके बाद एक क्लास और होगी मेरे प्यारे भाई रिवीजन वाली फिजिकल की, ठीक है प्यारे भाई। जो आना चाहे ठीक है, जो ना आना चाहे 1000 रास्ते जो ना आना। अच्छा ठीक है ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा सुन लो, अच्छा बच्चों ठीक है जी। चलें जी, आपको ना मैसेज आ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी बहुत शुक्रिया यार, आप सब बच्चों ने क्या उसका नाम है, अल्लाह आप सबको पास करें मेरे प्यारे भाई जी।